अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 223 मददगार फैन। बाहर बरामदे में आकर लैला अभी भी वही सब सोचे जा रही थी और उसकी नजरें रह रहकर दरवाजे की तरफ उठ रही थी। दिल को एक धड़का सा लगा था कि अभी रिंकी आएगी और उसे सबके सामने लाली पुकारते हुए उसका सारा पास रिवील कर देगी। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी रिंकी वहां नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आहट सुनकर उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वहां नरेन मौजूद था। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? सारे ही लोग अंदर एंजॉय कर रहे हैं और आप यहाँ हैं? उसने लैला के पास आते ही सवाल किया। लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो बस अंदर थोड़ा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए बाहर आ गई। तब नरेन ने कहा, अभी आपने और रिंकी मैम ने क्या जबरदस्त डांस किया। लग ही नहीं रहा था कि आप दोनों पहली बार मिली हैं। इतना गजब का सिंक था आप दोनों के हर एक स्टेप में। आप दोनों ने पहले भी कभी इस गाने में साथ में डांस किया है क्या? इस सवाल को सुनकर लैला के मन के अंदर का चोट सहम सा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं और रिंकी आज से पहले सिर्फ एक ही बार मिले हैं। अभी वो कह ही रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, इतना झूठ मत बोलो लैला। लैला ने सुनते ही पीछे मुड़कर देखा। सामने रिंकी खड़ी थी। उसकी बात सुनकर लैला का दिल थक से रह गया। हे भगवान, ये रिंकी कहीं नरेन के सामने सारी बातें ना बोल दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जैसे जैसे रिंकी उन दोनों के पास आती जा रही थी, ऐसे वैसे लैला की धड़कन और भी तेज होती जा रही थी। जब वो उन दोनों के एकदम पास आ गई तो फिर उसने लैला के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ये झूठ ही तो है कि तुम और मैं एक दूसरे से दूसरी बार मिल रहे हैं। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों बरस से पहचानते हैं। और हाँ, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने इस डांस के स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो किए। वैसे तुमने डांस कहाँ से सीखा है? लैला ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया, बम्बई में तो डांस मुझे रवि ने सिखाया है, द फेमस डांस स्टूडियो वाले कोरियोग्राफर। ये सुनकर रिंकी ने चौंकते हुए कहा, तभी मैं सोचूं कि हमारे स्टेप्स इतने मैच क्यों कर रहे हैं। दरअसल मैंने भी रवि से ही इस गाने के स्टेप सीखे हैं। लैला को समझ नहीं आ रहा था कि रिंकी ये बात क्यों कह रही है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने रवि के डांस स्टूडियो में कभी भी इस गाने पर कोई भी डांस नहीं सीखा। जबकि ये सुनते ही नरेन ने कहा, अच्छा, अभी मैं भी लैला मैम से यही पूछ रहा था कि क्या आप दोनों ने पहले कभी इस गाने पर डांस किया है? आप दोनों की गजब की सिंग देखकर यही लग रहा था। अभी तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉल के दरवाजे से सुहाना ने नरेन को पुकारकर अंदर आने को कहा। नरेन उनसे एक्सक्यूज करते हुए अंदर चला गया और वो दोनों वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गईं। लैला अभी भी रिंकी से नजरें चुराए हुए थी। रिंकी कुछ देर तक उसे देखने के बाद एकदम से उसका हाथ थामते हुए बोली, पहले मुझे ऐसा शक था कि तुम लाली हो, लेकिन इस डांस परफॉर्मेंस के बाद अब मुझे यकीन हो गया है। दुनिया वालों की नजर में भले ही तुम लैला हो, लेकिन हकीकत यही है कि तुम मेरी परसों पुरानी गांव वाली सहेली लाली ही हो। रिंकी को इतना पोलाइट होकर सारी हकीकत सुनाते देख लैला एकदम शर्मिंदा सी हो गई। रिंकी ने आगे कहा, मुझे नहीं मालूम लाली, तुम कैसे हालात में वहां से यहाँ पहुंची, लेकिन इतना तो मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुम्हारे लिए सफर आसान नहीं हुआ होगा। और हाँ, मेरी तरफ से बेफिक्र रहना। मेरे लिए मेरे बचपन की दोस्त का मेरे साथ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं। कहकर उसने एक बार फिर से लैला को गले लगा लिया। लैला भी हिचकियों से भरकर रोते हुए उससे लिपट सी गई। दोनों के बीच में काफी देर तक यूं ही बातें होती रहीं। लैला को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दोस्त की जो कमी हमेशा से उसे यहाँ महसूस हो रही थी, वो रिंकी से मिलकर पूरी हो गई है। बातें करते हुए उसने जब अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली तो 9 बज चुके थे। उसे अचानक से ध्यान आया कि उसे अभी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट भी होना है। ये ख्याल आते ही वो तेजी से उठने को हुई और फिर अपना सिर पकड़कर कुछ परेशान लहजे में बोली, ओह, मेरा सिर। रिंकी ने उसे एकदम से थाम कर पूछा, क्या हुआ लैला, तुम ठीक तो हो ना? लैला ने उसी लहजे में जवाब दिया,
हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मारिया को बुला दो, मुझे शायद हॉस्पिटल जाना होगा। रिंकी ने जैसे ही ये सुना फौरन मारिया को बुलाने चली गई। मारिया ने आते ही उसकी हालत देखी और सोहन को बुलाकर हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। रिंकी से विदा लेकर दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। सुजॉय अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा पूनम का चांद निहार रहा था। खालीपन का एक अजीब सा एहसास उसके मन को कचोके लगा रहा था। तभी वो अचानक से उठा और अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। ड्रॉर खोलकर उसने उसमें रखी लैला की पायल निकाली जो उसने कब से संभाल कर रखी थी। उसने अपने हाथों में उसकी पायल थामकर चांद के ठीक सामने करते हुए कहा, हमारे बीच बस अब आज की रात है लैला। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अजनबी बनकर रह जाऊंगा। न जाने कितने ख्वाब सजाए थे तुम्हारे लिए, लेकिन हालात का कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कब और कैसे बदल जाए। इसलिए आज आखिरी बार तुमसे तुम्हारा सुजॉय बनकर बात करना चाहता हूँ। कहते हुए उसने पहलू बदला और उस पायल को अपने होठों से चूमते हुए आगे कहा, और देखो ना, इतना कमजोर हूं मैं कि आखिरी बार की जाने वाली बात भी तुमसे ख्यालों में कर रहा हूं। काश कि ये सब कुछ ऐसे नहीं होता लैला। काश मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बना सकता। काश काश काश। इस ख्याल को सोचते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर खींच दिया हो। एक हाथ में लैला की पायल वाली निशानी थामे उसने दूसरे हाथ से विंडो की रॉड को जोर से थाम रखा था। ये बर्दाश्त की आखिरी हद थी जिससे वो गुजर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी वो दहाड़े मार मार कर रोए। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो उसने जल्दी से पायल वापस पैकेट में डालकर अपनी जेब के हवाले किया। फिर गला साफ करते हुए बोला, यस कम इन। उसने कहा तो पाहूजा साहब दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गए। फिर वही खिड़की के पास लगी दूसरी चेयर पर बैठते हुए बोले, तो तुमने अपनी सारी तैयारी कर ली? सुजॉय ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ डैड, सारी तैयारियां हो गई हैं। पाहूजा साहब ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, आर यू श्योर? तब सुजॉय ने अपनी चेयर उनके पास शिफ्ट करके उनके कंधे से लगते हुए जवाब दिया, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं डैड? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तब पाहूजा साहब ने उसके सिर को थपकते हुए कहा, बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारे सुख तुम्हारे दुख सब तुम्हारे बिना बोले इन आंखों में पढ़ सकता हूं मैं, इसीलिए पूछ रहा हूं। अभी भी वक्त है बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार हिम्मत करके अपनी माँ और जेनी के सामने बोल दे कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें नहीं करनी है जेनी से शादी, क्योंकि तुम जेनी से नहीं बल्कि। अभी वो कह ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और लतिका जी अंदर आ गईं। उन्होंने आते हुए दोनों को तिरछी नजर से देखा और फिर बोली, क्या बात है, आज बाप बेटे में बड़ी बातें चल रही हैं? पाहूजा साहब को इस वक्त लतिका जी का यहाँ आना बेहद खल रहा था। उन्होंने लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो तुम भी कर लो बातें, तुम्हें किसने मना किया है? लतिका जी भी वहीं उन दोनों के पास बैठते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो आज बातें कर ही लूं अपने बेटे से। अब कल से तो इस पर जेनी का भी अधिकार हो जाएगा ना। फिर इसे अपने वक्त में से जेनी को भी वक्त देना होगा। फिर आने वाले बच्चे का ख्याल भी इन दोनों को साथ मिलकर रखना है। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ महीनों में हमारा बेटा थोड़ा थोड़ा दूर होने वाला है हमसे, है ना सुजॉय? उन्होंने प्यार से बोलते हुए सुजॉय की तरफ देखा। सुजॉय ने भी उनके गले से लिपटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी आ जाए, मगर आप लोगों की जो जगह है वो कोई और छीन नहीं सकता। इसीलिए ये सब सोचकर आप टेंशन मत लीजिए। उस रात तीनों ने एक साथ खूब सारी बातें की। हालांकि पाहूजा साहब को ये लग रहा था कि काश वह भी सुजॉय से बात करके उसे शादी से इनकार के लिए राजी कर सकते, लेकिन लतिका जी ने उन्हें इस टॉपिक पर बात करने का मौका ही नहीं दिया। लैला मारिया के साथ एक बार फिर से हॉस्पिटल में मौजूद थी। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कमजोरी दूर करने की दवाएं देकर जा चुके थे। मारिया इतनी थकी हुई थी कि कुछ ही देर में अटेंडेंट वाले बेड पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई, जबकि लैला बेचैनी से करवट बदलते हुए इसी सोच में लगी हुई थी कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए।
इसी फिराक में उसने कमरे का दरवाजा खोलकर 2-3 बार बाहर की चक्कर भी लगा लिए थे, लेकिन उसे कुछ रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चौथी बार चक्कर लगाकर वो वापस कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से पुकार कर कहा, ए मैम, आपको नींद नहीं आती क्या? कब से देख रही हैं, आप यहाँ पर टहले जा रही हैं। उस आवाज पर लैला ने पलट कर देखा तो वो कोई नर्स थी, लेकिन उस नर्स की नजर जैसे ही लैला पर पड़ी, उसने एकदम से चीखते हुए कहा, हे भगवान, लैला रॉय। और इतना कहकर वो लैला का नाम पुकारती हुई तेजी से उसके पास आ गई। लैला ने उसे इस तरह अपना नाम पुकारते हुए देखा तो अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए बोली, प्लीज इस तरह मेरा नाम मत पुकारिए। उसकी बात समझकर वो नर्स एकदम से फुसफुसाते हुए बोली, आप तो सच में लैला रॉय है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। लैला ने जब उसे इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा तो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसने एकटक उसे निहारते हुए कहा, अरे अभी कुछ भी मत बोलना मैम, अभी मुझको आपको निहारने दो। मैंने आज तक इतने पास से कोई हीरोइन नहीं देखी लाइफ में, और आज जब पहली बार देख रही हूँ ना तो अपनी फेवरेट हीरोइन को देख रही हूँ। उसे इस तरह बिहेव करते हुए देखकर लैला के होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई, और फिर उसने आसपास देखा और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप प्लीज मेरे साथ आइए, यहाँ कमरे में आकर जितना भी चाहे मुझे देख लीजिए। नर्स किसी सम्मोहित हुए शख्स की तरह उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक आ गई। अंदर आकर उसने वहीं रखे पेन और पेपर को उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, इससे पहले कि मैं आपको देखने में सब कुछ भूल जाऊं, आप ना मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो मैम, वरना मैं अपनी कॉलोनी में जाकर जब किसी को बताऊंगी कि मैंने लैला रॉय को देखा या फिर उनसे कोई बातें की तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। लैला ने उसे ऑटोग्राफ दे दिया तो वो उस पेपर को अपनी पॉकेट में रखते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या मैम? क्योंकि मैं तब से आपको बार बार बाहर टहलते हुए देख रही थी। आपको अगर कुछ चाहिए तो मेरे को बोलो ना। इन कुछ ही पलों में लैला को अच्छे से समझ आ चुका था कि ये नर्स उसकी बहुत बड़ी फैन है, और तभी लैला को ऐसा लगा कि भगवान जी ने जैसे उसका मसला हल करने के लिए इस नर्स को खास तौर पर भेजा है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आप कितनी समझदार हो सिस्टर, वाकई मुझे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं वो बात आपको बताऊं भी कि नहीं। नर्स ने जब देखा कि लैला उससे कोई फेवर चाह रही है तो उसने जल्दी से कहा, अरे आप मेरी फेवरेट हीरोइन हो, मैंने आज तक आपकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ी, सब देखती हूँ, एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आपके लिए तो कुछ भी करूंगी मैम, आप बोलकर तो देखो। लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे यहाँ के एक पेशेंट की डिटेल निकालनी है। क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? लैला की बात सुनते ही नर्स कुछ हिचकिचा सी गई। उसने धीरे से कहा, ये कुछ ज्यादा हो गया मैम, इस हॉस्पिटल के नियम इतने कड़े हैं कि अगर किसी को भी भनक लग गई ना तो मेरी नौकरी जाने का खतरा है। ये सुनकर लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, ये भी तो सोचो, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो किसी की जिंदगी बर्बाद होने का खतरा है। प्लीज मेरी इस मामले में हेल्प कर दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार रहूंगी। लैला को ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए देखकर वो नर्स कुछ सोच में पड़ गई, यूं कि जैसे उसे फैसला लेने में दिक्कत हो रही हो कि अभी उसे अपनी फेवरेट हीरोइन को सपोर्ट करना चाहिए या फिर हॉस्पिटल से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। या जेनी के राज से पर्दा हटाकर लैला रोक पाएगी सुजॉय की शादी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।